नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कृषि उत्पाद के नाम पर 147 किसानों से ठगे 5 लाख रुपए, पिथौरागढ़ पुलिस ने दिल्ली से दबोचा। कांग्रेस को मिला ब्राह्मण संगठन का समर्थन, हरदा बोले सरकार आने पर पुरोहितों को फिर देंगे पेंशन। गंगोली हाट के पूर्व कांग्रेस विधायक नारायण राम आर्य ने टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। तीर्थनगरी ऋषिकेश से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रेमचंद्र अग्रवाल ने तहसील ऋषिकेश में किया नामांकन। जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे धनौल्टी की नगुन पट्टी के क्षेत्रवासी शासन प्रशासन से मदद की लगा चुके हैं गुहार। राष्ट्रीय ब्राह्मण युवजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष पांडे और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान आशुतोष पांडे महाराज ने कहा कि देश में 10 ब्राह्मण प्रतिष्ठित परिवार हैं, जिन्होंने बीजेपी की स्थापना में एक अहम भूमिका निभाई। वो उस परिवार का हिस्सा है, लेकिन बीजेपी ने उनकी अनदेखी की है। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के परिवार को हरीश रावत ने ही उचित सम्मान दिया है। तीर्थनगरी ऋषिकेश से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रेमचंद्र अग्रवाल ने तहसील ऋषिकेश में नामांकन किया। इस दौरान उनके साथ हरिद्वार से लोकसभा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। निशंक ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने प्रदेश नेतृत्व का और राष्ट्रीय नेतृत्व का, माननीय सांसद जी का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ कि चौथी बार मुझे ऋषिकेश विधानसभा से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। और निश्चित रूप से हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के बल पे पूरे 5 साल जो मैंने विकास कार्य किए हैं, मेरी प्रदेश की सरकार ने जो काम किए हैं, और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से इस उत्तराखंड के अंदर विशेषकर मेरे विधानसभा क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुए हुए हैं। यहाँ से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन है, यहाँ से चारधाम मार्ग की बात हो, 158 करोड़ से गंगा जी को पवित्र करने की बात हो, और जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने कोरोना के दौरान एक एक व्यक्ति की चिंता की है, हमारे क्षेत्र में चिंता की है, और बार बार बीच बीच में माननीय सांसद जी का आशीर्वाद इन तमाम योजनाओं में रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि हम चौथी बार बहुत बड़े अंतर से इस सीट को हम जीतने वाले हैं। कांग्रेस, देखिए, पार्टी का उनका अपने अंदरूनी मामला है, जिसको वो टिकट दें, और हमारे कार्यकर्ता तो 5 साल काम करने वाले हैं। जिस प्रकार से मैंने कहा ना, सड़कों को लेके, बिजली को लेके, पानी को लेके, बाढ़ सुरक्षा को लेके, बाढ़ सुरक्षा को लेके, और कोई भी विभाग हो, चाहे ग्राम्य विकास विभाग हो, चाहे केंद्र की योजनाओं, केंद्र सहायतित योजनाओं की सड़कों की बात हो, एमडीडी की बात हो, या जिस प्रकार से संजय झील की बात हो, हमारे बीच में श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का कैंपस खोलने की बात हो, और विस्थापित को राजस्व ग्राम घोषित करने की बात हो, यानी कि अनेकों काम जो इस बार हुए हैं 5 साल में। मैं समझता हूँ, मुझे याद है 2012 से 17 में विधायक था, लेकिन प्रदेश में कांग्रेसी सरकार थी, हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया गया, काम नहीं हुए। लेकिन इस बार जो काम हुए हैं, मैं अपनी प्रदेश सरकार का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, और मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, मेरे कार्यकर्ता माननीय सांसद जी मेरे बगल में खड़े हैं, और आपके आशीर्वाद से हम इस सीट को बहुत भारी बहुमत से, बहुत भारी अंतर से हम लोग जीतेंगे। और कांग्रेस के प्रत्याशी कौन है, दूसरे प्रत्याशी कौन है, हमें नहीं पता, हम तो सिर्फ कमल के फूल को जानते हैं। कि लगता है निश्चित जी को बहुत लेट मैदान में उतारा। ऐसा नहीं है। देखिए, तो अपने परिवार की व्यवस्था, जैसे आप संवाददाता लोग होते हैं, संपादक होते हैं, तो व्यवस्था होती है। नहीं, इस समय यहाँ से हरिद्वार चले जाएं, ऋषिकेश चले जाएं, गोपेश्वर चले जाएं, या दिल्ली चले जाएं, तो उस व्यवस्था का अंग है। हमारी पार्टी ये तय करती है कब इसको कहाँ पर काम करना है, लेकिन पार्टी तो एक है, और इसलिए उस परिवर्तन से इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर कल से नामांकन प्रक्रिया में तेजी आने लगी है। कल भारतीय जनता पार्टी के पौड़ी प्रत्याशी राजकुमार पोरी सहित आम आदमी पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्मोहन नेगी ने चौबट्टाखाल, बीजेपी अमकेश्वर प्रत्याशी रेणु बिस्ट, उत्तराखंड क्रांति दल के नेता शांति प्रसाद भट्ट, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने कोटद्वार, लंसडाउन से दलीप रावत, श्रीनगर से धन सिंह रावत ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के उपरांत बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार पोरी ने कहा कि वह अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से स्नेह और प्यार उन्हें जनता द्वारा दिया जा रहा है, उससे साफ लगता है कि एक बार फिर से भारी मतों के अंतर से पौड़ी में भाजपा प्रत्याशी होने जा रही है और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। इन 5 सालों में जिनको हाशिए पे रख दिया गया,
पहला मुद्दा तो यह है कि मेडिकल कॉलेज अगर वहाँ पर बन गया होता तो आज पूरे संपूर्ण जो है जनपद पौड़ी गढ़वाल और चमोली गढ़वाल के लिए लाभान्वित करता है, क्योंकि एक ऐसा स्थान जहाँ पर कि फैकल्टीज़ अवश्य आती है और यहाँ पर जो फैकल्टीज है स्वाभाविक रूप से विकट भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से दूर दराज में नहीं जा पाते हैं। ये मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि पूरे जनपद और गढ़वाल मंडल के लिए एक बेहतरीन मेडिकल कॉलेज वहाँ पर बनाया जाए, ताकि सभी लोगों को स्वास्थ्य लाभ हो सके, किसी भी व्यक्ति को बाहर जाने की आवश्यकता न पड़े, और तीसरा कम से कम 7-8 हज़ार लोगों को रोज़गार का अवसर भी उसमें देता कि भारतीय जनता पार्टी अपनी मेहनत के बलबूते, अपने कार्यों के बलबूते, जो हमने पिछले 5 सालों में या उससे पहले जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं, उन्होंने जो काम किए हैं, विकास के जो योजनाएं घर घर तक पहुंचाई, गांव गांव तक पहुंचाई हैं, ये हमारा जीत का आधार है। और जो विपक्ष वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं, या जो भी पार्टी है, उनके अंदर क्या हो रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। लेकिन आज हमारे पौरी जी का भी नामांकन है और रेणु बिस्सी का भी नामांकन है और दिलीप भाई का भी नामांकन है। मैं आज तीनों के नामांकन पे आया हूं और मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की फिर बनने जा रही है। पूरे उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ में, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो ऐतिहासिक काम किए हैं, लोग उस पर फिर मोहर लगाना चाहते हैं। कोटद्वार सीट से हरक सिंह जी को आपने निष्कासित किया है और अभी तक अपनी भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मेरे पे विश्वास जताया। मगर ये सरासर गलत है कि पहले वालों की कोई कमियां रही होगी, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ना कुछ अच्छे उनके लिए बढ़िया ही सोचा होगा, तभी ये डिसीजन लिया है। और हम सब एक है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो हमारे बीच में कोई मतभेद है। सब पार्टी एक है और पार्टी सब मिलकर अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी ताकत के साथ। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जब से कांग्रेस ने अपने 64 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, बगावत के सुर कांग्रेस में सुनाई देने लगे हैं। इस लिस्ट में मजबूत दावेदारों का नाम न होने से कांग्रेस के अंदर अब बगावती सुर सुनाई देने लगा है। कांग्रेस की टिकट पर आस लगाए कहीं कांग्रेसी प्रत्याशी जिनको कांग्रेस का टिकट नहीं मिला, अब खुलकर अपने समर्थकों के साथ विरोध की आवाज बुलंद कर रहे हैं और खुलकर कांग्रेस के अलाकमान के निर्णय का विरोध कर रहे हैं। इसी को देखते हुए दुगड्डा ब्लॉक की प्रमुख रुचि कैंतुरा ने अपने समर्थकों के साथ पत्रकार वार्ता कर कांग्रेस के अलाकमान पर कई सवाल दागते हुए अपनी नाराजगी का इजहार किया। आज मैंने जो प्रेस वार्ता रखी है, मेरा मेन मुद्दा यही है कि मैं हाई कमान तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ कि इस टिकट वितरण में जो महिलाओं की अनदेखी हुई है, इसका मैं घोर विरोध करती हूँ। घोर विरोध तो आप कर रही हैं, मगर क्या चाह रही हैं आप? क्योंकि टिकट तो बढ़ चुका है, उसके बाद क्या है आपकी रणनीति? टिकट बढ़ चुके हैं और अगर मेरे कार्यकर्ता चाहेंगे, मुझे लड़वाना चाहेंगे, मैं उनसे विचार विमर्श करूंगी, क्योंकि मुझे फ़ोन आ रहे हैं, मेरे कार्यकर्ता लगातार मेरे संपर्क में। सबका यही कहना है कि मैम आपने इतनी मेहनत की है, लगातार 12 सालों से क्षेत्र में आप जनता के बीच है, आप चुनाव लड़ो। मैं अभी अपने सभी कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श कर रही हूँ और जो इनका फैसला होगा वो मुझे मंजूर हो। तो पार्टी ने टिकट दिया है, आप क्या कह रहे हैं कि अगर पार्टी ने नारा दिया है, हमारी जो महासचिव है कांग्रेस की श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी, उन्होंने एक नारा दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। इसमें हमें 40% यूपी में देख रहे हैं हम कि 40% महिलाओं को आरक्षण मिला है और टिकट दिया भी जा रहा है। हमने कहा अगर हमारे उत्तराखंड में आप 40% नहीं, कम से कम 20% महिलाओं को टिकट दीजिए। और अगर 20, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप 20% में अपनी महिलाओं को पूरा कीजिए। हम चाहते हैं कि जो क्षेत्र में जो ज़मीन से जुड़कर महिलाएँ काम कर रही हैं, उन महिलाओं को मौका दिया जाए, ताकि वो महिलाएँ आगे आकर अपनी प्रतिभा दर्ज कर सकें, अपनी प्रतिभा दिखा सकें। हम महिलाएं भी किसी से पीछे नहीं हैं। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये सिर्फ नारा ही बन के रह गया उत्तराखंड में। तो आप लड़ाई करेंगे इस बार? मैंने आपको बताया है कि मेरा फैसला पूरे अपने कार्यकर्ताओं के साथ निर्भर करता है। मेरे कार्यकर्ता मेरे हर सुख दुख में मेरे साथ खड़े हैं। अगर वो चाहेंगे मुझे लड़वाना तो मैं लड़ूंगी। विधानसभा चुनाव में नामांकन का दौर लगातार जारी है, जिसके चलते पचपादून की चक्राता, विकासनगर और सहसपुर विधानसभा के लिए चाक चौबंद व्यवस्था के बीच नामांकन प्रक्रिया जारी है। इसी क्रम में कल तहसील कालसी में चक्राता विधानसभा क्षेत्र के लिए बनाए गए नामांकन केंद्र पर भाजपा प्रत्याशी रामशरण नौटियाल ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जहाँ उन्होंने कहा कि चक्राता विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी व्यवस्थाएं तो बदहाल है ही, साथ ही बेरोजगारी के चलते यहाँ का युवा दर दर भटकने को मजबूर है। की स्थिति है पर्यटन के नाम पर, और जो हमारे बच्चे पलायन तो कर गए हैं, लेकिन अब रिवर्स पलायन के लिए मुझे देखना है, सोचना है कि अब बच्चे वापस जाएं, वहाँ पर कुछ उनके स्वरोजगार की कुछ योजनाएं
लाई जाए, कुछ नए आयाम वहाँ स्थापित हो, ये मेरी प्रायोरिटी रही। बहुत ज़्यादा निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार, बंदरबांट, विधायक निधि नगद बांटी जा रही है और पूरी 5 साल की विधायक निधि का एक अच्छा खासा हिस्सा चुनाव के से 15 दिन पहले बांट दिया जाता है, सिर्फ वोटों के खातिर। ये तमाम विसंगतियाँ दूर की जाएगी। विधायक निधि हर वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मिलती है। मतलब चरगौदा विधानसभा जो है प्रधान जी का गढ़ माना जाता है, ऐसे में किस तरह उसको बेहतर पाएंगे? टूट गया, अभी नहीं तो कभी नहीं, टूट गया गढ़। इस बार मेरे जौनसार बावर के नवयुवक इस गढ़ को, मेरे जौनसार बावर के कर्मचारी अधिकारी जो दिल्ली, बॉम्बे, दूसरी जगह रहते हैं, देहरादून शहरों में रहते हैं, वो देख रहे हैं कि जौनसार बावर में किस तरह भ्रष्टाचार का नंगा नाच किया जा रहा है, क्या दुर्दशा इस इलाके की है। वो लोग जो है दूर से ही देख रहे हैं, लेकिन अब नज़दीक आके उनका, वो सब लोगों का एक ही मत है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस प्रत्याशी यशपाल आर्य ने बाजपुर विधानसभा से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। कोविड गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस प्रत्याशी सीमित संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ बाजपुर आरओ कार्यालय पहुंचे, जहां नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से यशपाल आर्य का स्वागत किया। अब देखिए, मैं इस बारे में क्या टिप्पणी करूं। अगर वो कह रहे हैं कि कोई शख्स, कोई हमारे साथी कह रहे हैं कि धन बल के आधार पर चुनाव जीता गया है, तो ये तो जनता पर सीधे सीधे एक आक्षेप है। और तब मैं उनका एक सहयोगी साथी था, तो वो भी तो शामिल होंगे, उस जो आरोप लग रहा है वो भी उसमें शामिल होंगे। लेकिन आज भी तब भी बाजपुर का आवाम इस बात का, इसको बाजपुर की जनता ने तय करना है। जो आरोप हम लगाए जा रहे हैं, मैं किसी पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, मैं उनके बारे में एक शब्द नहीं कहना चाहता हूँ। मुझे यहाँ के महान जनता का पर विश्वास है, भरोसा है, और यहाँ की महान जनता का मुझ पर भरोसा है। और ये चुनाव बहुत नज़दीक है, अब परिणाम सामने आएंगे, जनता फैसला करेगी, और जो भी फैसला जनता करेगी यशपाल आर्य को स्वीकार होगा। गंगोलीहाट की भाजपा विधायक मीना गंगोला का टिकट कटने के बाद वो पहली बार मीडिया के सामने आई और टिकट कटने पर नाराजगी व्यक्त की और दुख जताया और कहा कि दलित महिला होने के साथ ही गांव की महिला थी, जिले की पहली महिला विधायक, और 5 वर्षों में गंगोलीहाट विधानसभा में ऐतिहासिक कार्य कर विधानसभा को पहचान भी दिलाई। उसके बाद भी टिकट काटना बहुत गंभीर बात है, लेकिन फिर भी भाजपा पार्टी के द्वारा जो आदेश मिलेगा उसका पालन करूंगी। ये टिकट कट गया और आगे को क्या रहने वाली बात है। मैं पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की सच्ची सिपाही हूँ। मैं पार्टी के लिए काम करूँगी, पार्टी में रहूँगी। और जो दुख लगता है कि जो मेरा टिकट कटा, मैं एक महिला थी, अनुसूचित जाति की महिला थी, और पहली बार ही कोई अनुसूचित जाति की महिला इस क्षेत्र से बाहर निकली होगी और यहाँ तक पहुँची होगी। और मुझे दुख इस बात का है कि महिलाओं को बढ़ाने के लिए सरकार बहुत योजनाएं चलाती है, महिला को बड़े बड़े नारे देती है। दुख ये लगता है कि नारे वो साकार नहीं हो पाए। और मेरे जैसी एक गरीब घर की महिला, मैं बहुत गरीब घर की महिला थी और अनुसूचित जाति की महिला थी, यहाँ तक पहुँचती थी, तो मुझे आगे बढ़ने का मौका और देना चाहिए था, एक मौका और पार्टी को देना चाहिए था, नहीं दिया। लेकिन मुझे इसका भी इतनी बड़ी अफसोस नहीं है कि कोई बात नहीं, पार्टी ने जो निर्णय लिया होगा ठीक ही लिया होगा। कांग्रेस द्वारा प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद प्रदेश भर की तमाम विधानसभाओं से टिकट कटने पर प्रत्याशी बगावत पर उतर आए हैं। बागेश्वर विधानसभा से कांग्रेस के टिकट के प्रबल दावेदार बताए जा रहे बालकृष्ण द्वारा बगावती तेवर दिखाए जा रहे हैं, जहां बालकृष्ण ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन कराने की बात कही है। को यदि अगर हम विधानसभा में ले जाएंगे तो बागेश्वर का अगर हमें विकास करना है, बागेश्वर की गरीब जनता के लिए अगर हमने लड़ना है, और यदि अगर किसी गरीब व्यक्ति को भी विधानसभा तक, कर्मठ व्यक्ति को पहुँचाना है, तो निसंदेह इन्हें जनता ने जिताना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है।
तो लगातार आप देख सकते हैं कि बालकृष्ण के समर्थकों का साफ तौर पर कहना है कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर बालकृष्ण को चुनाव लड़ना चाहिए और जनता अपना आशीर्वाद उन्हें जरूर देगी। अन्य समर्थक भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानकारी लेंगे क्या कुछ कहना है, किस तरीके से देख रहे हैं कि आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र भरने की बात कही जा रही है बालकृष्ण द्वारा, जो कि कांग्रेस के सच्चे सिपाही भी कहीं ना कहीं बताए जा रहे थे और पिछली बार विधानसभा चुनाव भी कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था। आज बगावती सुर तेज हुए हैं और निर्दलीय तौर पर नामांकन पत्र दाखिल करने जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? नमस्कार, मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे अपने चैनल के माध्यम से अपनी बात रखने का मौका दिया। देखिए सर, मैं इसको बगावत नहीं मानता हूं। सर्वप्रथम इसका कारण है सर, ये एक मान सम्मान और आत्मसम्मान की लड़ाई है। देखिए जिस तरीके से बालकृष्ण जी, देखो मेरे से पहले भी जो पूर्व वक्ताओं ने बोला, मैं इनकी बात में अपनी बात को वो करता हूँ, संबद्ध करता हूँ। देखिए सर, लगातार 10 सालों का राजनीतिक करियर अनुभव, उससे पूर्व भी एक छोटे से सामान्य कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने काम किया और 2017 में इनको मौका दिया गया और इन्होंने चुनाव लड़ा कि जैसी विषम परिस्थिति हमारे बागेश्वर विधानसभा की थी, जिला अध्यक्ष हमारे पास नहीं थे, मीन बॉडी पूरी तरह से इधर उधर हो चुकी थी, काफ़ी जो भी हमारे मीन बॉडी के पदाधिकारी थे सब इस्तीफा दे दिया था। उसके बावजूद भी बालकृष्ण जी ने कांग्रेस का झंडा बुलंद करते हुए 20,000 वोट लाने में समर्थ रहे। और देखिए सर, जो लोग आज अपने को पार्टी का प्रमुख दावेदार मान रहे हैं या पार्टी ने जिन पर विश्वास जताया है, मेरे पास ऐसे कई सबूत हैं और ऐसे कई वो हैं, उन्हीं लोगों ने इनको हराने का काम किया था। वो लोगों ने बिल्कुल बागेश्वर विधानसभा छोड़ दी थी, वो कपकोट विधानसभा के वासी हो गए थे और बागेश्वर विधानसभा पूर्ण रूप से जो बालकृष्ण जी को हराने का काम किया इन्हीं लोगों का था। देखिए, मैं कांग्रेस का सोशल मीडिया का जिला अध्यक्ष हूँ मीन बॉडी में, और जब से मैं पद का निर्वहन कर रहा हूँ लगातार सर, हमको बालकृष्ण जी से कहना पड़ता सर हमारे पास समय नहीं है, हमारे भी अपना घर बार है, हम कांग्रेस पार्टी को इतना समय नहीं दे सकते हैं। जबरदस्ती बालकृष्ण जी कभी बोलते हैं यार धीरज जी आप उधर आ जाओ, कभी उधर आ जाओ। लगातार मैं बालकृष्ण जी के साथ 5 साल से लगातार मैं भी सक्रिय हूँ, एनएसआई इन्होंने मेरे को सदस्यता भी दिलाई। देखिए सर, जो इनके साथ हुआ है बहुत अन्याय हुआ है। यही नहीं, आज आप देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, आज पूरे उत्तराखंड की स्थिति देख लीजिए। लाल कुआं में उतने अच्छे हमारे दुर्गापाल जी थे, उनका टिकट काट के संध्या डालाकोटी जी को दिया गया। नारायण राम जी 10 साल के विधायक, और हरीश रावत जी का जब संकट का समय आया, हरीश रावत जी के खिलाफ जब सारे विधायक मुखर हो गए थे, 12 विधायकों ने हरीश रावत जी को छोड़ के बीजेपी को समर्थन दिया था। उस समय हरीश रावत जी ने 1 महीना नारायण राम जी को अपने कमरे में बंद। कांग्रेस पार्टी में लंबे समय से कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कार्यक्रम के हर एक कार्यकर्ता ने अपनी भागीदारी निभाई है। जिस तरह से टिकट वितरण हुआ है, कार्यकर्ताओं में काफी रोष का माहौल नजर आ रहा है। निर्दलीय पद के उम्मीदवार तारा नेगी का कहना है कि जिस तरह से टिकट वितरण में पार्टी ने पैराशूट प्रत्याशी को उतारा है, रामनगर में हमारे नेता रणजीत रावत ने 5 साल अथक प्रयास करके तमाम जनमानस को अपनी तरफ किया था। रामनगर और कालाडूंगी में पैराशूट प्रत्याशी उतारे जाने से हम पार्टी के इस निर्णय से नाखुश हैं, जिसके चलते हमने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन फॉर्म लिया है। देखिए, हमने कांग्रेस पार्टी की लंबे समय से कार्यकर्ता रहे हैं और पार्टी की सेवा की है। बढ़ चढ़ के हर कार्यक्रम में कांग्रेस की भागीदारी निभाई है और जिस तरह से आज टिकट वितरण हुआ है, एक हम पैराशूट वो यहाँ पर उतारा गया है। जैसे रामनगर हमारे नेताजी रणजीत रावत जी ने 5 साल अथक प्रयास करके तमाम जनमानस को अपनी तरफ एक किया था और उनका टिकट काट के एक पैराशूट प्रत्याशी वहाँ पर उतारा गया है। और इसी तरह कालाडूंगी में भी, और हम पार्टी के इस निर्णय से नाखुश हैं और इसीलिए मन बनाया है कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर अपना नामांकन कराएंगे और इलेक्शन लड़ेंगे। लंबे समय से डोईवाला के लोग प्रत्याशी की घोषणा का इंतजार कर रहे थे, मगर कांग्रेस द्वारा पिछले दिनों 53 प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई थी, जिसमें डोईवाला विधानसभा से प्रत्याशी के नाम को रोक दिया गया था। वहीं कल कांग्रेस द्वारा प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई है, जिसमें डोईवाला से कांग्रेस ने मोहित उनियाल को टिकट देकर मैदान में उतारा है। बता दें कि प्रत्याशी के नाम का ऐलान होने पर मोहित उनियाल के आवास पर कार्यकर्ता का जमावाड़ा लगने लगा है और सभी उनको फूलमाला पहनाकर और मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी द्वारा मुझे डोईवाला विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किया गया है। मैं प्रदेश व केंद्रीय नेतृत्व का हार्दिक आभार जताता हूं कि मुझ जैसे एक युवा नौजवान को पार्टी ने इस लायक समझा और मुझे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। अभी तो हम लोगों को आज जैसे टिकट आवंटन हुआ है, हमारा पहला काम होगा डोईवाला विधानसभा जो क्षेत्र है उसमें जो रुका हुआ जो काम है उस काम की ओर हमें आगे बढ़ाने हैं कदम। हमारा जो डोईवाला विधानसभा क्षेत्र है, इसके जो अभी जो वर्तमान में विधायक हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं प्रदेश के,
उनके द्वारा जो जो काम कहे गए थे, अभी तक कोई भी काम नहीं किया गया। डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य सारे अधूरे पड़े हैं। जो उनके मैनिफेस्टो में चीज़ें कही गई थी वो बिल्कुल पूरी नहीं की गई। हमारे द्वारा आंदोलन किया गया, 5 साल से हम लोग जनता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, उसकी हालत दूभर है। डोईवाला विधानसभा क्षेत्र का जो एकमात्र जो सरकारी अस्पताल है वो आज रेफर सेंटर बन के रह गया है। पहाड़ी जो सुदूर क्षेत्र है वहाँ शिक्षा का अभाव है, वहाँ स्वास्थ्य का अभाव है। तो बहुत बड़े काम करने हैं, बहुत कुछ काम करने हैं। हम जनता के बीच में जाएंगे, डोईवाला की जनता के बीच में जाएंगे। मैं डोईवाला का बच्चा हूँ, डोईवाला का बेटा हूँ, यहीं मैं पैदा हुआ हूँ, यहीं मैं पला हूँ। मुझे पता है डोईवाला की क्या समस्या है। डोईवाला की हर क्षेत्र की, चाहे गाँव हो, सुदूर गाँव हो, चाहे नगर पालिका क्षेत्र हो, नगर निगम क्षेत्र हो, चाहे वो पंचायतों, दूरदर्श जो पंचायत क्षेत्र हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ की क्या क्या समस्याएं हैं, उन सब चीज़ों को हमको साथ लेके चलना है। और जो विकास कार्य है, उनको जो अधूरे पड़े विकास कार्य हैं, उनको हमें पूरे करने हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पार्टी ने मुझे आज जिम्मेदारी तो दी है। मैं चुनाव लड़ूंगा और आने वाले समय में अगर मुझे डोईवाला विधानसभा क्षेत्र की जनता का प्यार मिलता है तो मैं ज़रूर जनता के लिए आगे काम करूँगा। गंगोलीहाट के पूर्व कांग्रेस विधायक नारायण राम आर्य ने टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया है। पूर्व विधायक नारायण राम आर्य ने पूर्व सीएम चुनाव समिति के अध्यक्ष हरीश रावत पर कांग्रेस पार्टी को खत्म करने, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करने और खरीद फरोख्त कर टिकट बेचने का आरोप लगाया। जिसको हम अपना मुखिया समझते थे, उसी ने मेरे टिकट की पैरवी न करते हुए मेरा टिकट काट दिया। इसलिए मैं कांग्रेस से अलविदा करते हुए निर्दलीय गंगोलीहाट विधानसभा से जनता के आह्वान पर चुनाव लड़ूंगा और पूरे गंगोलीहाट क्षेत्र की जनता की मेरे प्रति संपत्ति है और मैंने गंगोलीहाट के लिए जो विकास के कार्य किए उसको देखकर जनता ने मुझे प्रोत्साहित किया है कि आप निर्दलीय चुनाव लड़िए और मैं जन भावनाओं के अनुरूप ही गंगोलीहाट विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन पूरी तरह बना सकता हूं। कांग्रेस से प्रत्याशी घोषित होने के बाद थराली पहुंचे डॉक्टर जीतराम का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर जीतराम ने थराली मुख्य बाजार में जनसंपर्क किया और लोगों से वोट की अपील की। हालांकि जनसंपर्क और स्वागत के दौरान बाजार में भीड़ जमा होने से कोरोना नियमों की भी अनदेखी हुई। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी जीतराम ने मीडिया से बातचीत में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी उत्तराखंड में केवल मुख्यमंत्री बदलने तक ही सीमित रही। सबसे प्रथम तो अपने हाईकमान का धन्यवाद अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और ये थराली विधानसभा के जनता की पहली जीत है कि उनके जो अरमान थे जनता के, जो जनता चाहती थी इस क्षेत्र की, उसको हाईकमान ने अपनी मोहर लगाई है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ थराली विधानसभा की जनता को कि उनके आशीर्वाद के बदौलत आज मैं यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में हूँ। और भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जिस तरह से उन्होंने एक मुख्यमंत्री बदला, दूसरा मुख्यमंत्री बदला, तीसरा मुख्यमंत्री रखा, तो ये अपनी नाकामियों को, भारतीय जनता की जो वादे थे उनको नाकामियों को छिपाने के लिए उनका काम बदलने का है। इसी तरह से उन्होंने थराली विधानसभा में जो 5 साल के उनके जो विधायिका थी उसकी नाकामियों को छुपाने के लिए एक नया चेहरा वो यहाँ पर ले आए और वो नया चेहरा जो है हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि जनता भली भांति जानती है कि भारतीय जनता पार्टी का एक इस प्रयोगशाला बनाई है इस थराली विधानसभा को और यहाँ का विकास भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं किया। यमुनोत्री विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी केदार रावत ने जिला मुख्यालय आकर अपना नॉमिनेशन किया। भाजपा द्वारा दूसरी बार उन्हें यमुनोत्री विधानसभा से उतारा है। अब देखना यह होगा कि जनता इन्हें कितने वोटों से विजय बनाती है। कल 25 जनवरी को प्रमुख सचिव गृह उत्तराखंड शासन R.K. सुधांशु द्वारा उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय देहरादून में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ पुलिस विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड अशोक कुमार ने उत्तराखंड पुलिस द्वारा किए जा रहे कार्यों और उपलब्धियों के संबंध में कहा कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुए हैं। प्रधानमंत्री की स्मार्ट पुलिसिंग की अवधारणा पर उत्तराखंड पुलिस अग्रसर है। उत्तराखंड पुलिस ने विगत वर्षों में काफी कुछ हासिल किया है। बाजपुर में भाजपा प्रत्याशी राजेश कुमार ने कोविड-19 और आचार संहिता के नियमों का पालन करते हुए एसडीएम कार्यालय में अपना नामांकन पत्र भरा है। इस दौरान राजेश कुमार ने अपने नामांकन पत्र को जनता के चरणों में अर्पित किया है। बता दें कि विधानसभा चुनाव के चलते चुनाव मैदान में उतरने वाले प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र भरने के लिए एसडीएम कार्यालय पहुंच रहे हैं। इसी के चलते भाजपा प्रत्याशी राजेश कुमार ने कोविड-19 और आचार संहिता का पालन करते हुए एसडीएम कार्यालय में चुनाव अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया।
चमोली जनपद की बद्रीनाथ सीट पर भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी के साथ अन्य दलों के कई प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं कर्णप्रयाग से भाजपा प्रत्याशी ने भी अपना नामांकन करवाया। आपको बता दें कि मंगलवार को चमोली जिले की बद्रीनाथ विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी महेंद्र भट्ट और कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी ने गोपीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद नामांकन करवाया। वहीं कर्णप्रयाग विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी अनिल नौटियाल ने नामांकन करवाते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की गाँव और विकास के नाम पर वो जनता के बीच जाएंगे। देखिए, हम सेवक लोग हैं। कांग्रेस पार्टी सिद्धांतों और मुद्दों के आधार पर राजनीति करती है, वोट मांगती है। विकास हमारा एजेंडा है, बेरोजगारी हमारा एजेंडा है, महंगाई हमारा एजेंडा है और भ्रष्टाचार की खिलाफत करना हमारा मैनिफेस्टो में है। निसंदेह रूप से जिस तरह से भाजपा ने इन 5 वर्षों में उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा किया है, झूठे सपने दिखाए हैं, महंगाई और बेरोजगारी के नाम पर लोगों को गुमराह किया है, अब वक्त आ गया है कि लोग जवाब देंगे और ऐसा जवाब देंगे कि भाजपा ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं समझता हूं कि भाजपा को अपने धन बल पे, अपनी सत्ता की ताकत की हनक पे बहुत घमंड है और वो धन बल और सत्ता की ताकत के बल पे लोगों को डरा धमका करके वोट लेना चाहती है, पर मैं नहीं समझता हूँ वो कामयाब होंगे। पचमढ़ी की कालसी और विकासनगर तहसील में बनाए गए विधानसभा नामांकन केंद्रों पर नामांकन पत्रों के खरीदने और जमा करने का दौर जारी है, जिसके चलते चक्राता विधानसभा के लिए अभी तक जहां 9 नामांकन पत्र लिए गए हैं, जिसमें से एक भाजपा प्रत्याशी रामशरण नौटियाल और एक निर्दलीय प्रत्याशी दौलत कुंवर ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। बात अगर सहसपुर विधानसभा और विकासनगर विधानसभा की जाए तो जहाँ प्रत्याशियों द्वारा विकासनगर में 15 और सहसपुर में 14 नामांकन पत्र लिए गए हैं। हमारे और दलों से अलग हमारे मुद्दे होंगे। अब सब लोगों को जानकारी है कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद में पूंजी का निवेश चुनाव के अंदर हो रहा है। हम गरीबों की, मजलूमों की, मजदूरों की, किसानों की आवाज़ है, उन्हीं के मुद्दों को लेकर हम चुनाव के अंदर उतरेंगे। आज भी बहुत सारे सरकारें बदली 70 साल के अंदर, लेकिन अभी भी जो गरीब लोग हैं, जो गाँव के मेहनत कश तबका है, जो मशक्क़त करता है देश के अंदर, उसकी ज़िंदगी के अंदर कोई बदलाव नहीं आया और चुनाव को व्यापारीकरण कर दिया गया चुनाव, इसलिए उसकी मुखालफत करते उतरेंगे। और जो गरीबों के मुद्दे हैं, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार सबसे बड़ा बिंदु है। शिक्षा फ्री होनी चाहिए थी, आज 1 करोड़ में डॉक्टर बन रहा है, आज 50 लाख के अंदर इंजीनियर बन रहा है और जॉब कहीं नहीं है पूरे देश के अंदर। जॉब तमाम जॉबलेस देश बन गया है, तमाम चीज़ें बेची जा रही हैं। हम सेंट्रल गवर्नमेंट की फेलियर को भी चर्चा करेंगे इस चुनाव के अंदर। और जो उत्तराखंड गवर्नमेंट के अंदर जो घपले हैं, घटिया निर्माण है, गांव की तरफ इशारा नहीं है, गांव की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। गांव का आज भी जो खेती बाड़ी का सामान है वो बेचना मुश्किल है, MSP की कोई गारंटी नहीं है। उन तमाम सवालों को लेकर हम जनता की जनपद हरिद्वार के भगवानपुर पुलिस ने उप बॉर्डर पर अलग अलग 2 लोगों से चेकिंग के दौरान 4,80,000 रुपए पकड़े। पर्याप्त सबूत और पकड़े गए पैसों का दोनों ने सही ब्यौरा नहीं दिया तो पुलिस रकम कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई करने में जुट गई है। जिन लोगों से ये रकम बरामद हुई है उनमें से एक स्थानीय निवासी और दूसरा सहारनपुर का रहने वाला है। मतदाता दिवस के दिन बागेश्वर विधानसभा से पहला नामांकन यूकेडी की ओर से किया गया है। यूकेडी ने बागेश्वर विधानसभा से युवा प्रत्याशी के रूप में तहसील गरुड़ निवासी गोपाल चंद्र वनवासी को मौका दिया है। उत्तराखंड क्रांति दल ने पहली बार जो है एक युवा पर भरोसा जताया है और उत्तराखंड क्रांति दल के साथ जो है और इस क्षेत्रीय जनता ने भी मुझे जो है बहुत बहुत आशीर्वाद दिया है और जमकर युवा मेरे फेवर में हैं और युवा चाहते हैं कि हमारे बीच से कोई युवा प्रत्याशी हो और क्या कहते हैं, हम मैं जो है क्षेत्र में जनता के बीच में तमाम क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर जा रहा हूँ, जैसे बिजली, सड़क, पानी, जो यहाँ की मेन समस्या है। 15-15 साल से हम एक ही जो है पार्टी के नेताओं को देख रहे हैं, विधायक को देख रहे हैं। मैंने गांव में जाकर, क्षेत्र में जाकर अपने मोबाइल से जो फोटो शूट करके जो है सोशल मीडिया में वायरल की हुई है कि वाकई में इनने क्या किया है। इनके जो दावे थे, जो भी इनके विकास कार्य हैं, सारे हवाई हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार जनता मुझे मौका दे, आप लोग मुझे आशीर्वाद दें। एक तरफ विधानसभा चुनाव नजदीक है और सभी पार्टियों के प्रत्याशी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन कई इलाकों में लोग आज भी जिंदगी दाव पर लगाकर सफर करने के लिए मजबूर हैं। विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी की नगुन पट्टी के दर्जनों गांव के लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में विकास की बाट जो रहे हैं। जनपद उत्तरकाशी की सीमा से लगे टिहरी के ग्राम बोजमेर से लेकर घोन, घियाकोटी, विंदालकोटी आदि दर्जनों गाँव के लोग नगुन गाड़ में पुलिया न होने के कारण जान जोखिम में डालकर भी गहरी और संकरी नगुन गांठ को पार कर अपने अपने गाँव की दूरी पैदल ही तय कर रहे हैं।
हैं। क्षेत्र के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता ग्राम पंचायत मंच खेत के प्रधान और प्रधान संगठन टिहरी के जिलाध्यक्ष रविंद्र सिंह राणा ने इस संबंध में कई बार शासन प्रशासन से पुलिया निर्माण के लिए लिखा पढ़ी भी की, लेकिन अभी तक पुलिया निर्माण की बात आगे नहीं बढ़ पाई है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।